नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग संज्ञा विषय के बारे में बात करेंगे जो आपके पद परिचय में सम्मिलित है। तो अभी हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में जानना। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव इत्यादि के नाम को एक विशेष दर्जा देते हैं या संबोधन देते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ नाम भी होता है। इस आधार पे हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा में विकारी शब्द दो हैं। शब्दों के रूप में एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। विकारी शब्द का तात्पर्य यहाँ पे है कि जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़कर उसके रूप में परिवर्तन होता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये पूरे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत चारों विकारी शब्द में आते हैं। इसका मतलब इनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव होता है। इनमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, यही विकारी कहलाते हैं। और एक और चीज़ है इसमें अविकारी, जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो अपरिवर्तित रहते हैं वाक्य में। जैसे अव्यय होते हैं, ये अव्यय के अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण, निपात, ये सब अविकारी हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम आगे देखते हैं विकारी शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द हुए, विशेषण हुई, सर्वनाम या क्रिया। इस पर लिंग, जैसे क्रिया हुआ, सीता पढ़ती है, राम पढ़ता है, तो लिंग के कारण संज्ञा रूप का रूप बदला तो क्रिया का रूप बदल गया। पढ़ना, पढ़ती है, पढ़ता है, इस प्रकार परिवर्तन होते हैं। कारक का भी प्रभाव ऐसे पड़ता है, वैसे ही वचन का होता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये जो शब्द हैं इन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, ये विकारी कहलाते हैं। अब हम संज्ञा शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला विकारी शब्द संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, व्यक्ति के नाम को या स्थान के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं संसार में या नहीं दिखाई देती, भाव के रूप में होती हैं, वे सब संज्ञा कहलाती हैं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव जो जीवित हैं या निर्जीव हैं, सबको हम संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं सरल परिभाषा के रूप में। जैसे यहाँ देखते हैं, पशु एक जाति हो गई, सुंदरता एक गुण हो गया, भाव हो गया, महसूस करते हैं हम। व्यथा ये भी एक भाव हुआ, मोहन व्यक्ति हो गया, दिल्ली स्थान हो गया, ये संज्ञा कहलाएंगे। अब उस संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा के भेद यह 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और आखिरी है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही इनके स्पष्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब
कोई किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात की जाए जो है एक नाम पुकारते हैं, तो एक उस समय के लिए उस वहाँ पर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोला जाए। जैसे मोहन हमने बोला या राम बोला या कोई नाम बोला, जब नाम ले रहे हैं तो वो किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, सूचित कर रहा होता है। तो यह व्यक्ति, पर्सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही जयपुर नीचे लिखा है, दिल्ली लिखा है, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। ऐसे नाम जो दुनिया में किसी एक व्यक्ति, स्थान इत्यादि के बारे में सूचित करते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जयपुर एक है पूरे विश्व में, जयपुर के नाम से हम जानते हैं। दिल्ली भी एक है जो भारत की राजधानी है। भारत हमारे देश की बात कही जा रही है। रामायण किसी पुस्तक की बात कही जा रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये संज्ञाएं सदैव दृश्य होंगी, यानी हम देखेंगे, देख सकते हैं, अदृश्य नहीं होंगी। दूसरी बात, सदैव एक वचन में रहेंगी, बहुवचन में कभी नहीं होंगी। व्यक्ति, किसी पर्सन की बात हो रही है ना, वो सदैव एक वचन में हुई होंगी। ठीक। जातिवाचक संज्ञा, जाति किसी समूह, वर्ग की बात जब होती है, किसी ग्रुप की बात होती है, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति, किसी जाति, स्पीसीज, समूह, वर्ग, नाम को हम कह सकते हैं। जिस शब्द से हमें किसी प्राणी या वस्तु, जाति के नाम का बोध होता है। कहने का मतलब, अगर हमने मानव कह दिया तो मनुष्य जाति की बोध हो रहा है। अगर हमने पशु कहा तो पशु जाति का बोध हो रहा है। अगर पशु के अंतर्गत गाय बोला तो गाय की जाति का बोध हो रहा है। मतलब किसी स्पेशल, किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा, बात नहीं कही जा रही है। जैसे नीचे एग्जाम्पल भी दिया है ना, घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष, ये किसी एक व्यक्ति की बात या एक वस्तु या जीवित प्राणी की बात नहीं हो रही है। अगर घोड़ा बोला तो पूरे के पूरे घोड़ों की बात होगी, पूरे विश्व के घोड़ों की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है। ठीक है। स्पीसीज, फूल या मनुष्य इत्यादि सभी ऐसे। हाँ, और ये भी सदैव दृश्य होंगे। यह बहुवचन भी हो सकते हैं या एक वचन भी हो सकते हैं। हाँ, इन जातिवाचक संज्ञा ये भी दृश्य होंगे, दिखाई देंगे, और ये एक वचन, दोनों वचन में हो सकते हैं। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। यह जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग है। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह यानी ग्रुप की तरफ बोध होता है, इशारा किया जाता है, तो समूहवाचक संज्ञा कही जाएगी। ठीक है। यह जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है, इसलिए इसमें भी समूह की बात होगी। इसका हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, यह एक समूह की बात कही जा रही है। एक समय में किसी चीज़ के ग्रुप की बात कर रही है। अगर हम कहें जनता, तो जनता लोगों का एक समूह है, भीड़ है, ग्रुप है। उस समय उस शब्द से ही बोध होगा। लेकिन अगर हम वही जातिवाचक संज्ञा में घोड़ा कहेंगे तो बोध नहीं होगा कि वह किसी समूह की बात कही जा रही है। लेकिन जब हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, सीधे समूह की तरफ ही हमारा ध्यान जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में जाति की तरफ से आ जाता है, समूह होता है उसका, परंतु इशारा समूह की तरफ नहीं हो रहा होता। बस समूह का नाम पता चलता है, घोड़ा पूरी जाति होता है। लेकिन यहाँ पे से संख्या की बात होने लगती है। ठीक है। जैसे परिवार में एक व्यक्ति नहीं होगा, दो, एक से हमेशा अधिक होंगे, इसलिए परिवार कहा जाएगा। कक्षा में हमेशा बच्चे एक से अधिक ही होंगे, इसलिए कक्षा। सेना एक लोग को नहीं कहा जाएगा। भीड़ एक से अधिक होकर, नाम से पता चला। पुलिस किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होगी।
तो हम जान सकते हैं कि ये समूह की तरफ से आया करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, मटेरियल नाउन इंग्लिश में कहा जाता है इन्हें। जिन वस्तुओं को जब हम जानेंगे, नाम देंगे, नाम से पता चलेगा, द्रव्य का बोध होता है, यानी उनको हम नाप तौल करेंगे, वजन करेंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि हम इनको संख्या और रूप में काउंट नहीं कर सकते, टोटल नहीं कर सकते। पानी को नापा जाएगा, लोहे का वजन किया जाएगा, तेल को नापा जाएगा, घी को भी लीटर में लिया जाएगा, दाल को वजन किया जाएगा 1 किलो 2 किलो 10 किलो ऐसे करके। मतलब इनकी संख्या को गिन नहीं सकते। परंतु अब पानी को गैलन में भरा है तो वहाँ पे संख्या की बात होने लगेगी, तो वहाँ पर वह गैलन को गिना जा रहा है, न कि पानी को। पानी मैटर है, मटेरियल है, द्रव्य है, एक लिक्विड है। लोहा ठोस है, तेल लिक्विड है। वैसे ही मतलब हम इनको नाप तौल करेंगे, उनके मौलिक गुण की बात कही जाएगी, जैसे वो नेचर में जिस रूप में मिलते हैं उनकी ही बात कही जा रही है। जैसे तेल हुआ, पानी हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, दही हुआ, मिट्टी, पत्थर, दूध इत्यादि। ठीक है, इनको हम नाप, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान यहाँ रखना है कि इनको हम वजन करेंगे, तौलेंगे, टोटल नहीं कर सकते, इनकी गणना नहीं की जा सकती। यही हम अंतर करना सीखेंगे। लेकिन समूहवाचक जो भी आपने पढ़ा है, इसमें 1 2 4 10 ऐसे करके गिन सकते हैं, चाहे भीड़ हो चाहे परिवार हो। यही अंतर करना होता है। किसी मटेरियल की बात हो रही होगी, जहाँ तक मुझे आशा है कि ये बात अच्छी समझ में आई होगी। अगर नहीं आएगा तो हम फिर देख लेंगे इसको एक बार। अगला है भाववाचक संज्ञा। हाँ, एक बात और इसमें और बताना था, द्रव्यवाचक में इनका बहुवचन प्रायः नहीं बनता। पानी पानी ही रहेगा, पानियों नहीं कहेंगे। ठीक है, लोहा, ये सामान्यतः बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी गणना नहीं की जा सकती। अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाव हमारे मन की भावनाओं, अदृश्य बात होगी। अभी तक जितनी संज्ञाओं की बात हो रही थी वो दृश्य थे, दिखाई दे रहे थे, है ना। ये महत्वपूर्ण बात थी। जैसे भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे हम, भाव के नाम को। बड़ा ही समझने वाली बात है यहाँ पे। जिस संज्ञा शब्दों के पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध होता नहीं, मतलब दिखाई नहीं देगा, हमें महसूस करने वाली बातें होती हैं। स्पष्ट रूप से ये समझना है कि सीधे महसूस करेंगे। जैसे बुढ़ापा, हम बूढ़े इंसान को देख सकते हैं, उसके ऊपर आता है बुढ़ापा, जो अंदर की एक फीलिंग होती है, मन की अवस्था होती है बुढ़ापा। मिठास, हम मिठाई खा सकते हैं, लेकिन उसको खाने का जो महसूस करते हैं वो मिठास होता है। बच्चा से बना बचपन, बच्चा खेल रहा है, उसके अंदर की जो फीलिंग होती है वो बचपना या बचपन कहलाता है। व्यक्ति मोटा हो सकता है, यह विशेषण होगा, लेकिन उस पर आई कंडीशन, स्थिति, मोटापा। चढ़ना क्रिया है, उससे बना शब्द चढ़ाई। थकना क्रिया है, उससे बना शब्द थकावट। ठीक है, जैसे करुणा, चिंता, जवानी, खुशी, दया, मानवता, कुर्बानी, मेहरबानी। ये बहुत सारे संज्ञाएं हैं जो हम महसूस करते हैं। यहाँ पे इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, एक बात और भाववाचक संज्ञा के साथ जुड़ती है। अगर किसी भी भाववाचक संज्ञा शब्द को हम बहुवचन बनाते हैं, ठीक है, तो वह भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो वह हो जाएगी आपका जातिवाचक संज्ञा है, परिवर्तन। यही तो एक नियम काम करता है यहाँ पे। यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। एग्जाम्पल देखो, अबे बुढ़ापा है, अब इसको हम कहें बुढ़ापा है। हाँ, एक बात और है, ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होगी, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, लेकिन बहुवचन अगर हम बना रहे हैं तो समझ लेना वो जाति में रह जाएगी, भाव में नहीं रह पाएगी हमेशा। जैसे
बुढ़ापा, बुढ़ापाएँ कह देंगे तो वह हो जाएगा जातिवाचक, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा है, व्यक्ति के समूह की तरफ इशारा होने लगेगा। मिठास, मिठासों कह देंगे तो वह बहुत प्रकार का मिठास की बात हो रही है। बचपन की जगह बचपनों कह दोगे तो आप बहुत तरह बचपन की बात। मोटापा का जगह मोटापो, मतलब बहुत व्यक्तियों की तरफ इशारा किया जाने लगेगा। इसलिए बहुवचन में बदलना मतलब जातिवाचक संज्ञा में वो बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जैसे जवान है, जवानियाँ है, ये जवानी से बना जवानियाँ, जवानी भाववाचक हुआ। जवानियाँ करते ही व्यक्तियों की तरफ इशारा किया लगा, उनकी जवानियों के अनुसार वो व्यक्ति की तरफ बात कही जाने लगी। खुशी है, भाववाचक संज्ञा, खुशियाँ, बहुत प्रकार की खुशियाँ की बात होने लगी, मतलब जातिवाचक में बदल गया। ऐसे ही परिवर्तन यहाँ पर होता है। ये था संज्ञा। कुछ विशेष तथ्य इसमें जान लेते हैं हम अभी। यदि जिसका किसी न किसी आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन संभव हो, उसके नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मतलब जातिवाचक संज्ञा को कैटेगरी के रूप में बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन उनका किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पशुओं में कैटेगरी बनाई जा सकती है, गाय, भैंस, बैल या बकरी, कुत्ता, शेर, बाघ, चीता, ये कैटेगरी बनाई गई। स्थान में भी बहुत प्रकार का स्थान, शहर, गांव, पुस्तकों में बहुत प्रकार के पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, राजनीतिक पुस्तक, आर्थिक पुस्तक, और कह सकते हैं साहित्यिक पुस्तक, देशों में कई प्रकार के देश। ये देखो महत्वपूर्ण बातें थी। पशुओं, अनाज, फल, सब्जी, पक्षी इत्यादि, ये सब की सब कैटेगरी है। ये जातिवाचक संज्ञाएं संभव है। यदि किसी जातिवाचक संज्ञा से पूर्व कोई विशेषण शब्द लगा दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी जातिवाचक संज्ञा, जैसे मान लो पत्रिका है, पत्रिका मैगजीन जिसे बोलते हैं, बहुत प्रकार की मैगजीन है, लेकिन उसके आगे कोई भी व्यक्तिवाचक लगा दिया जाए या कोई भी विशेषण लगा दिया जाए स्पेशल, जैसे पत्रिका में फिल्मी पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बदल जाएगी। नगर है, नगर जातिवाचक हुआ, उसके आगे बहुत सारे विशेषण लगाए जा सकते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक में बदल जाता है। ये था संज्ञा का एक परिचय। आशा है आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।